चैप्टर 5 देख रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के सवाल और जवाब देखेंगे। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। इसमें एक ड्रॉप है पानी की, रेन की, जो कांस्टेंट स्पीड से गिर रही है। तो एक एक करके लेते हैं इसको। तो पहला है द ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब एक पानी का ड्रॉपलेट आप मान लीजिए ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है या आ रही है। तो क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन सीधी सी बात है जीरो हो गया। और न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ है F इक्वल टू एम ए, अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ पर फोर्स जीरो होगा पहले में। अगला है अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब पानी है, यहाँ पर पानी के ऊपर एक कॉर्क इस तरीके से है। कॉर्क जो होता है, जो आपने बॉटलों में देखा होगा, ऊपर की तरफ होता है, लकड़ी जैसा कुछ होता है, और ये यहाँ बह रहा है और इस डाउनवर्ड आप क्या वेट लग रहा है इसका, mg जो भी होगा। लेकिन इसके इक्वल एंड अपोजिट जो है वो बायएंड फोर्स लग रहा है आपका, जिसे हम बायएंड फोर्स कहते हैं। और इसीलिए क्योंकि इसका वेट और बायएंड फोर्स दोनों बराबर है, यहाँ पर भी नेट फोर्स आपका जीरो होगा, तो जीरो नेट फोर्स होगा। अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। पतंगबाज पतंग को बहुत अच्छे से उड़ा रहा है और वो उड़ रही है स्किलफुल, मतलब बिल्कुल स्टेशनरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यह हम मान के चलते हैं कि ज़रा से भी नहीं हिल रही है, और क्योंकि ज़रा से भी नहीं हिल रही है, इसमें एक्सेलरेशन खैर जीरो ही है, तो इसका मतलब कोई फोर्स इसमें नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर भी जीरो नेट फोर्स होगा। फिर है अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। अब क्योंकि सीधी बात है, जहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है फिर से वही डिस्कशन होगा, एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स इसमें नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फॉर फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी इन्फ्लुएंस से, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों से ये फ्री है। अब क्योंकि ये हाई स्पीड है कि इस पर कुछ फील्ड लगी नहीं रही है, इसका मतलब कोई फोर्स इस पर लग नहीं रहा है, तो नेट फोर्स इसका जीरो होगा। अब पेबल, छोटा सा पत्थर मान लीजिए जिसका मास 0.05 kg है, इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से उछाला गया। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द पेबल। पेबल पे क्या क्या चीज हो रही है, आपने पत्थर इस तरीके से उछाला, छोटा सा है, और वो वापस आएगा यूं करके, तो अपर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, और एट द हाईएस्ट पॉइंट वेर इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट। तो होता क्या है, कभी भी आप कोई चीज ऊपर उछालें तो ऊपर जाके ये वेलोसिटी इसकी एक जगह पे बहुत कम समय के लिए जीरो हो जाती है, उसके बाद ये वापस आता है, मतलब यहाँ जाता है फिर उसके बाद वापस चला आता है। तो एक और चीज इसमें पूछी गई है कि आपका उत्तर चेंज होगा, आंसर चेंज होगा यदि पेबल को इस तरह ना फेंक के यू 45 डिग्री पे फेंका गया, यानी कि प्रोजेक्टाइल बनाया गया। एयर रेजिस्टेंस को आपको इग्नोर करना है। सबसे पहले आप बात करते हैं जब ये ऊपर जा रहा है इस तरीके से, तो इसका 0.05 kg है। अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर हम इसकी ग्रेविटी माने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन है ये, तो मास ये है, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 0.5, मतलब 10 को अगर 0.05 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा 0.5। तो 0.5 न्यूटन इसमें, और लग कहाँ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब ऊपर भी कैसे लगेगा, नीचे भी कैसे लगेगा, ये भी देखते हैं। अब देखिएगा इसका जो डायरेक्शन है इस तरफ या चाहे इस तरफ, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है इसको, तो यहाँ पर भी सेम चीज रहेगी। जब ये नीचे आएगा तब क्या होगा, मास तो सेम रहेगा, ग्रेविटी भी उस समय लग रही होगी, तो 0.5 यहाँ भी नीचे की तरफ। अब यहाँ पर जब ये रुका हुआ है, मतलब एक बहुत मोमेंटरली पॉइंट के लिए रुकेगा, इस जगह पे भी ग्रेविटी तो लगी रही है, तो फिर भी मास तो हमेशा सेम रहता है, तो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई होगा मास का, तो 0.5, यानी कि सारे केसेस में, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तीनों ही केसेस में 10 इंटू 0.05 यानी कि 0.5 न्यूटन लगेगा। ओके, अब इसका कारण ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रही है,
किसी भी डायरेक्शन में आप अगर इसको फेंकें या जाए, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही ऐसा फोर्स है जो इस पेबल पे, पत्थर पे लग रहा है। और उसकी मैग्नीट्यूड कैसे हमने बताया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिया, फोर्स नेट फोर्स है, मास 0.05 है, ग्रेविटी 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तभी हमारा 0.5 न्यूटन आ रहा है, राइट। तीनों ही केसेस में कितना आएगा, 0.5 न्यूटन, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। अब बात आती है, जरा इसको देखा जाए कि इसको 45 डिग्री पे इस तरीके से फेंका गया। अब अगर इसको फेंका गया, तब यहाँ पर जब इस तरीके से फेंका जाएगा, तो जब हम यूं फेंक रहे हैं तो ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट ले लें तो इसका एक एक्स डायरेक्शन होगा, एक वाई डायरेक्शन होगा, यानी कि एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी कंपोनेंट होगा। तो दोनों ही जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही जीरो होगा, यानी कि ये वाला जीरो हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी काम करता रहेगा, तभी तो ये आगे जाएगा, वरना ये नहीं गिर जाता, तभी तो ये आगे जा रहा है। तो पेबल के पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा रहेगा, यहाँ एक मोमेंटरीली वर्टिकल जीरो होगा, और जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो नेट फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। एक पत्थर है अगेन 0.1 kg का, इसका आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। एक ट्रेन है जो खड़ी हुई है, इस विंडो से आपने इस पत्थर को गिरा दिया, तब बताना है जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी 36 किलोमीटर एन आवर। अब अगर ये मूव कर रही है 36 किलोमीटर एन आवर से, तब इसमें फेंका गया, तब इसमें फोर्स बताना है, और दोनों में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी बताना है। इसके बाद जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि तब क्या होगा इसका फोर्स। और लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये यहाँ पर रखा हुआ है, फ्लोर पे रखा हुआ है इस जगह पे, और स्टोन रेस्ट पे है, और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। एयर रेजिस्टेंस आपको हर बार में इसको इग्नोर करना है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट पे है, पत्थर आपने फेंका, कुछ इस पे बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें सोचने की। मास 0.1 kg है, एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटी लग रही है इसमें, क्योंकि नीचे की तरफ इसको फेंका गया है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 न्यूटन आ जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स की बात हो रही है, वो नीचे की तरफ लगती है, तो फोर्स भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगला जो है वो वेलोसिटी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ट्रेन मूव कर रही है। अब ट्रेन मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका मतलब ये है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब सीधी बात है कि एक्सेलरेशन जीरो है, और ये मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इस तरीके से ट्रेन मूव कर रही है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है स्टोन पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब जो नेट फोर्स है स्टोन पे, पत्थर पे, वो क्यों है, क्योंकि इसको आपने नीचे फेंका, ओके। और अब जैसे अभी पिछला डिस्कशन किया, जब ये नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ काम कर रहा है, और पिछले बार की तरह सीधी सी बात है, आप 0.1 को मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1 न्यूटन। तीसरा केस ये है कि आप जब एक ऐसे ट्रेन से फेंके जब इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ, तो फोर्स आपको पता करना है, मास आपके पास 0.1 है, एक्सेलरेशन इन्होंने दिया हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 न्यूटन आएगा। नेट फोर्स ये है, क्योंकि एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब फोर्स कहाँ काम कर रहा है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको जब स्टोन को ड्रॉप करेंगे, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है एफ, वो क्योंकि आपने गिरा दिया, अब जैसे हम जानते हैं कि जो भी फोर्स होता है वो लोकल होता है, यानी कि एक बार आपने पत्थर को ट्रेन से छोड़ दिया तो अब इसका ट्रेन से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल इंस्टेंट पे होगा, बाकी सिचुएशन पे नहीं होगा। तो बाकी जो दूसरी सिचुएशन होगी वो सेम वैसी होगी कि आपने इसको गिरा दिया, क्योंकि प्रीवियस सिचुएशन पे काम नहीं करेगा। इसका मतलब जब इसको आप गिराएंगे, पहले तो आपने देख लिया कि जब ट्रेन में चल रहा होगा, उसके बाद जैसे ही वो गिरने लगा तो F इक्वल टू mg वही काम करेंगे, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 न्यूटन, और ये डाउनवर्ड की तरह काम करेगा। अब फ्लोर पे रखा हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्टोन या पेबल या पत्थर इस तरीके से यहाँ रखा हुआ है,
यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास आपका है 0.1 और एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो 0.1 इंटू 1। तो जो वेट है स्टोन का, वो यहाँ पर हमने mg क्यों नहीं लिया, ये सवाल उठता है इसमें ना। वो इसलिए क्योंकि जो वेट है स्टोन का, वो जो नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर से आ रहा है उससे बैलेंस हो जा रहा है। जो एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल मोशन से आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0.1 दिया हुआ है, तो नेट फोर्स जो स्टोन पे काम कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन पे होगा, और सीधा आप इससे निकाल लेंगे 0.1 इंटू 1, यानी कि इस केस में 0.1 न्यूटन लगेगा इस पे। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, उसका एक एंड वो कनेक्ट किया आपने, पार्टिकल है मास m का, और जो दूसरा एंड है वो एक छोटा सा पेग है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, वहां पर लगा दिया। अब यदि जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घूम रहा है, और इसकी स्पीड दी हुई है v, नेट फोर्स पार्टिकल पे क्या होगा, टी आपको टेंशन लेना है, और इसमें कौन सा करेक्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो आपको बताना है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से समझिएगा। जब, वैसे इसका आंसर ये है, कैसे आया ये बताता हूँ आपको। जब आपने जो पार्टिकल है और वो कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, और जब वो घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन हो गया, इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, टेंशन। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, टेंशन स्ट्रिंग का, है ना। मतलब क्योंकि घूमता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो कहाँ से आ रहा है, वो टेंशन से आ रहा है, जो भी टेंशन होगा उसमें स्ट्रिंग में। तो नेट फोर्स, जो फोर्स है वही टेंशन है, और वो क्या है, m इंटू वी स्क्वायर बाय एल। हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है सर्कुलर मोशन में, वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर यहाँ आर है, रेडियस मतलब जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इसको फोर्स निकालने की कोशिश करूँ तो मास से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये भी मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए एम वी स्क्वायर बाय एल। तो एफ जो है वो नेट फोर्स है जो इस पे काम कर रहा है, लेकिन ये होगा इसी के बराबर, टेंशन के बराबर। A constant retarding force of 15 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? अब रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि चीजें रुक रही है, बॉडी रुक रही है, फोर्स बताया गया है, मास बताया गया है, और इनिशियल वेलोसिटी भी आपको बताई गई है। तो लॉ ऑफ मोशन इसमें लगा सकते हैं। पहले तो हम समझ लें कि फोर्स जो है वो माइनस में लेंगे, क्योंकि रिटार्डिंग मोशन है। मास 20 kg है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 15 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि ये रुक रहा है। अब हमको पहले ज़रूरत है, अगर हम लॉ ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन चाहिए होगा। एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया, हम जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ अगर हम लगाएं तो जो एक्सेलरेशन होगा एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स -50 किया हुआ है यहाँ पे, -50 बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि रिटार्डिंग हो रहा है, इसलिए -50 लेना पड़ेगा आपको। मास 20 kg है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो -50/20 यानी कि -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, तो पहले इक्वेशन से काम चल जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी आपके पास 15 है, v आपके पास 0 है, u आपके पास 15 है। एक्सेलरेशन अभी अभी आपने निकाल लिया, और यहाँ पर इसको रख देंगे, तो t आएगा -u/, यानी कि 6 सेकेंड। एक कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है बॉडी में, जिसका मास है 3 kg। अब ये इसकी स्पीड को चेंज करता है 2 से 3.5, कितने देर में, 25 सेकंड में। जो डायरेक्शन है मोशन का इस बॉडी का, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ, यानी अनचेंज है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है इस फोर्स का। तो उत्तर तो ये है, कैसे आया ये डायरेक्शन भी आपका मोशन ऑफ द बॉडी है। देखिए सबसे पहले मास से शुरू करते हैं, मास 3 kg दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 2 है और फाइनल वेलोसिटी 3.5 है, यानी का मतलब कहने का ये है कि स्पीड चेंज हो रही है ना, तो 2 से 3.5। टाइम आपको दिया हुआ है 25। तो अब यहाँ पर सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन हम रखेंगे। पहला ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, क्योंकि यू वी और आपके पास टी है, इससे हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम इसमें रखेंगे एक्सेलरेशन निकलेगा v माइनस यू बाई टी, इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम लगाएंगे, एफ इक्वल टू एम ए,
तो 3 यहाँ पर हो गया मास और एक्सेलरेशन हो गया 0.06, क्योंकि जो अभी अभी हमने निकाला 0.18 न्यूटन यहाँ से आता है। अब क्योंकि जो फोर्स है वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो नेट फोर्स है वो मोशन, जहां भी इसका मोशन होगा उसी डायरेक्शन में लग रहा है। एक बॉडी है, उसका मास दिया है 5 kg, दो परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहे हैं, एक 8 न्यूटन का है, एक 6 न्यूटन का है। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, एक्सेलरेशन का क्या होगा। तो इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए ये बॉडी है इधर से, अब यहाँ पर ये मान लीजिए ये 6 न्यूटन लग रहा है और ये आपका 8 न्यूटन लग रहा है। तो हम इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसको हमको यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का जो मोशन है वो इस तरफ है, इसलिए कुछ अगर आप सोचें कि हम कुछ इस तरीके से निकालने की कोशिश करें तो काम नहीं बनेगा। इसके लिए हमको यहाँ 6 न्यूटन लगाना पड़ेगा, मतलब -6 न्यूटन करना पड़ेगा, और ये इसका फाइनल रिजल्टेंट फोर्स होगा, क्योंकि मोशन बॉडी का ये है, और इस फोर्स सीधा कर दूँ इसको, और जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ जाएगा, है ना। अब यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि बॉडी का मोशन यहाँ पर है, इसलिए इसको ये 8 होगा और ये -6 करना पड़ेगा आपको। अब देखिए जो फोर्स लग रहा है, या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको 8 न्यूटन करूं और इसको मैं 6 न्यूटन करूं, राइट, लेकिन अगर मेरी बॉडी इस तरह मूव कर रही है तो मुझे ये -6 करना पड़ेगा, तो भी सेम चीज आएगी। ये इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं इसको। अब मास आपको दिया है 5 kg और ये आपके पास फिगर है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये 8 है ये 6 है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 8 स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, यानी कि हम पैरेललोग्राम या फिर आप एक ये कह सकते हैं कि वे रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल लॉ से निकालते हैं। रिजल्टेंट आएगा इसका और इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की तरह इसको कंप्यूट कर सकते हैं, तो 10 न्यूटन करीब आ जाएगा। 8 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर अंडर रूट 10 न्यूटन आ जाएगा आपका। अब थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए आपको ये tan थीटा निकालना है, तो ये 8 है ये -6 है, तो माइनस ये परपेंडिकुलर है या बेस है, तो P बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि आपका आएगा -6/8। इसका tan थीटा ये हो गया, तो थीटा निकालना है तो tan इनवर्स -6/8, टेबल से देखेंगे -36.87 आएगा। नेगेटिव ये दिखा रहा है आपको, ये इसीलिए नेगेटिव दिखा रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं, ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन, इसके इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, F = ma। हमारे पास a निकालना है तो F/m कर देंगे, फोर्स 10 निकल के आया और मास 5 kg दिया हुआ है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा इसका। एक ड्राइवर है 3 व्हीलर के, ये स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा से मूव कर रहे हैं। अब उन्होंने एक बच्चे को देखा, वो बीच रोड में खड़ा हुआ है और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से बच्चे को बचाया जाए, तो 4 सेकंड में ये इसको रेस्ट पे ले आते हैं, अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। आपको बताना है कि रिटार्डिंग फोर्स क्या लग रहा है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स क्या लग रहा है व्हीकल पे। जो मास है 3 व्हीलर का वो 400 kg है और जो मास है ड्राइवर का वो 65 kg है। तो इनिशियल स्पीड आपको दी गई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/8 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो आपका 10 आ जाएगा करीब। 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम मीटर पर सेकंड में लेना चाहते हैं। टाइम आपको 4 सेकंड दिया हुआ है। मास आपका 400 तो खैर 3 व्हीलर का हो गया और ड्राइवर भी बैठे हुए हैं, तो 400 और 65 को जोड़ दीजिए, कुल मिला के मास होगा पूरे सिस्टम का 465 kg। अब हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, v = u + at। हमारे पास सारी वैल्यूज है। एक्सेलरेशन आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आना भी माइनस में चाहिए क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, गाड़ी रुक रही है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे जाते हैं, जो नेट फोर्स है वो क्या काम कर रहा है, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, मास हमारे पास 465 है, एक्सेलरेशन आप देंगे माइनस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। जो नेगेटिव साइन है ये आपको बता रहा है कि जो फोर्स है वो अगर मोशन इस तरफ है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक रॉकेट है, उसका जो लिफ्ट ऑफ मास है, जो ये रॉकेट पेलोड कहते हैं इसको, ये उठाएगा करीबन 20,000 kg है। अब इनिशियल एक्सेलरेशन इसका 5 मीटर पर सेकंड आपको बताया गया सेकंड स्क्वायर। आपको इनिशियल थ्रस्ट या फोर्स बताना है इस ब्लास्ट का जब ये ऊपर जाएगा। आपने देखा होगा जब जो रॉकेट होता है उसमें आप पेलोड होगा, यहाँ पर आपके इग्निशन या फिर आप एक तरीके से समझ लीजिए प्रोपेलेंट वगैरह, जो भी नाम दें आप इसको, तो इसको पहुंचाने के लिए ये सीरियली कभी ये यहाँ तक पहुंचाएगा
फिर उसके बाद ये पहुंच जाएगा, फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे, मतलब जो बेसिक पेलोड होता है वो अलग अलग हो जाता है, और ये इसको ऊपर पहुंचाने के काम में आते हैं। इसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो मास जो रॉकेट का है वो 20,000 kg है। इनिशियल एक्सिलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ग्रेविटी हम 10 लेते हैं। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में अब देखिएगा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है ना, ठीक। तो हो क्या रहा है कि जो ये फोर्स आपका लग रहा है, ये इधर साइड में है, ये एफ है, ये एफ मान लीजिए। तो एफ माइनस एम जी, यही मास इंटू यही नेट फोर्स हुआ जो मास इंटू एक्सिलरेशन है। एफ माइनस एम जी वही यहाँ पर किया हुआ है, एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो एम जी को इधर ले आते हैं, मास को बाहर ले लेते हैं, तो जी प्लस ए हो जाएगा, एफ इक्वल टू जी प्लस ए। अब ग्रेविटी और एक्सिलरेशन को जोड़िए, मास से मल्टीप्लाई करिए, आपका इतना करीब न्यूटन आएगा, 3 इंटू 10⁵ न्यूटन। एक बॉडी है जिसका मास 0.5 kg है। इसकी जो इनिशियल स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये टू द नॉर्थ है, ध्यान रखिएगा, टू द नॉर्थ है। अब इसमें फोर्स लगाया गया 8 न्यूटन का, डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, इस तरफ लगाया गया 30 सेकंड के लिए। अब इंस्टेंट आपको जो लेना है, जो फोर्स अप्लाई किया गया जब टाइम 0 है, जो पोजीशन है बॉडी की x इक्वल टू 0 पे, और इसकी पोजीशन आपको प्रेडिक्ट करनी है जब टाइम t0 से शुरू किया आपने, और x बताना है जब t इक्वल टू -5 हो जाए, 25 हो जाए और 100 हो जाए। तो एक आ जाएगा तो बाकी हमारे पास आ ही जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मास से, मास 0.4 kg है। इनिशियल स्पीड दी हुई है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा, बताया गया आपको। और एक्सेलरेशन जो है आपका माइनस जो फोर्स होगा वो, क्योंकि ये ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इसके नीचे की तरफ है, तो हमको जो फोर्स है 8 न्यूटन, क्योंकि बताया गया है एक नॉर्थ डायरेक्शन में है और क्योंकि फोर्स लग रहा है साउथ डायरेक्शन में, तो आपको -8 न्यूटन लेना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन सीधा निकालेंगे, ए इक्वल टू एफ बाय एम, जो न्यूटन का लॉ है वो यूज करेंगे। -8 ध्यान रखिएगा बस, और बाकी तो आप खैर ये एफ इक्वल टू एम ए कई बार कर चुके, लेकिन मास इसका 0.5 लेंगे, ये माइनस लेना है, तो -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ माइनस माइनस, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे ना, तब हमको प्रॉपर साइन चाहिए होगा, अदरवाइज आंसर ठीक नहीं आएगा। अब टाइम आपको -5 सेकंड दिया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड में है, एक्सेलरेशन यहाँ पर शुरुआत में 0, यू आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम ये चीज़ डाल देते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमारे पास करीबन -50 मीटर ये पहले वाला आएगा। सेम काम इसी के लिए करेंगे 25 सेकंड के लिए। अब एक्सेलरेशन जो है, अब देखिए कितना आया है, -20। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे क्या है, इन्होंने कहा इनिशियली ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड पे कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि पहली बार में एक्सेलरेशन हमने 0 लिया, इनिशियल वेलोसिटी 10 लिया। लेकिन जैसे ही दूसरा केस आया t इक्वल टू, क्योंकि इनिशियली तो 0 था, लेकिन जैसे ही आगे आए 25 सेकंड पे हमने अभी एक्सेलरेशन निकाला, इसका -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली किससे मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर ut टाइम आप 25-25 डालेंगे इसमें दोनों जगह, एक्सेलरेशन आप -20 डालेंगे और u आप 10 डालेंगे, और उसके बाद देखेंगे एस डैश आपका क्या आता है, -6000 मीटर आएगा। अब टाइम 100 सेकंड पे क्या होगा, अब टाइम 100 सेकंड देखिएगा कि अगर आपका 0 से लेकर 30 सेकंड की बात अगर होगी, देखिए मेन चीज़ ये है कि इन्होंने कहा कि ये फोर्स जो लग रहा है वो 30 सेकंड के लिए लग रहा है, राइट, मतलब 0 से लेकर 30 सेकंड तक ये फोर्स लग रहा है। तो जब 0 से लेकर 30 की बात करते हैं, तब तो एक्सेलरेशन आपका -20 ये वाला लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 10 लेंगे, राइट, ये तो आपका एक ऐसी वैल्यू आएगी। आप समझ रहे कैसे, टाइम आपके पास है v इक्वल टू, ये आपके पास a है और u है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए इसमें। लेकिन जैसे ही आप 30 और 100 पे जाते हैं, मतलब 30 और 100 सेकंड पे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहली जो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, उसमें t इक्वल टू 30 सेकंड रखेंगे, इससे हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम ये वैल्यू इसमें डालें, और हम जानते हैं कि जब t इक्वल टू 30 सेकंड हम डाल रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी
यू आपका कांस्टेंट स्पीड 10, एक्सेलरेशन -20 और टाइम 30 सेकंड के बाद क्या होगा हमें नहीं पता कि उसके बाद वेलोसिटी क्या आने वाली है। तो 30 सेकंड के बाद हम निकालेंगे तो -590, यानी कि वेलोसिटी 30 सेकंड के बाद क्या हो रही है, -590। अब 30 से 100 के बीच में देखिए, 0 से लेकर 30 तक तो फोर्स लग रहा है, 30 से 100 का पूछा गया आपको। तो 0 से 30 का आपने निकाला पहले सिंपल कैलकुलेशन से, तो वो तो -8700 आ गया यहाँ पर, ये वाला आ गया। अब 30 से 100 के बारे में बात करेंगे तो अब हम यहाँ पर 30 से 100 में कितना हुआ, 70 सेकंड ही हुआ। 100 से 30 घटा दीजिए, 70 सेकंड हुआ। एस इक्वल टू, अब जो ये वाला एस है इसमें ये वाली वेलोसिटी रखेंगे, तो ये वाली वेलोसिटी रखेंगे, बाकी वैल्यूज रखेंगे इसमें, और आपके पास ये आएगा -41300। 8700 माइनस में निकाला था और -41300, मतलब 0 से 30 सेकंड में तो वो इतना चले और 30 से 100 में वो इतना चले, दोनों को जोड़ दीजिए, -50,000 मीटर आ जाएगा। एक ट्रक है जो स्टार्ट होता है रेस्ट से, एक्सलरेट करता है यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब टाइम जो है 10 सेकंड है। इस समय एक पत्थर को ड्रॉप किया गया किसी बंदे द्वारा, वो ट्रक के टॉप पे खड़े हैं और वो करीबन 6 मीटर हाई है ग्राउंड से। आपको वेलोसिटी बतानी है, एक्सेलरेशन बताना है इस स्टोन का, t इक्वल टू 11 सेकंड पे। एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे। बहुत ध्यान से सवाल को पढ़िएगा क्योंकि सवाल में ही आंसर रहता है। कैसे आएगा ये, एक एक करके शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये रेस्ट से शुरू हुआ है तो u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे। एक्सेलरेशन आपको दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ले लेंगे। टाइम 10 सेकंड जब है तब क्या हो रहा है, हमारे पास u आ गया, a आ गया, t आ गया। अब पहला इक्वेशन लगा देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस टी, तो वेलोसिटी निकल जाएगी 2 × 10 यानी 20 मीटर पर सेकंड। जो फाइनल वेलोसिटी है ट्रक की, इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास यहाँ आ गई। अब हम आते हैं t इक्वल टू 11 सेकंड पे। जो अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो कंपोनेंट बनेंगे वेलोसिटी के, राइट। क्योंकि अब एक ट्रक स्टार्ट कर चुका है, एक्सेलरेट भी कर रहा है और t इक्वल टू 10 सेकंड पे पत्थर ड्रॉप हुआ। इसका मतलब इस समय एक्सेलरेशन चल रहा है, इसने कोई ना कोई स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पकड़ लिया है। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी की दो, जब भी आप इसकी बात करेंगे पत्थर की, तो इसकी दो वेलोसिटी होगी, राइट। पहले तो आप देखिए, एक Vx और ये Vy, ये आपका थीटा है, ये भी Vy हो जाएगा। क्योंकि हम कह रहे हैं एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हम Vx वाला तो 20 मीटर पर सेकंड रहेगा, ये तो आपका 20 ही रहेगा जो अभी भी हमने निकाला है। ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। जो वर्टिकल वेलोसिटी है स्टोन की, उसको हम कैसे निकालेंगे, अब ये Vy लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब वर्टिकल, ये Vy की बात कर रहे हैं, तो Vy इक्वल टू यू प्लस ay, जो भी आप टाइम की बात करें। लेकिन t इक्वल टू 11 पे क्या हो गया, 10 सेकंड पे फेंका गया और 11 सेकंड पे पता करना है, तो 11 माइनस 10 यानी कि 1 सेकंड पे पता करना है आपको। तो डेल्टा टी जो टाइम है या टी टाइम है वो 1 सेकंड हुआ। ए वाई, नीचे की तरफ कौन सी ग्रेविटी काम करती है, कौन सा एक्सीलरेशन काम करता है, ग्रेविटी काम करती है। तो जी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपको बताया गया है कि 0 है। ए वाई आपके पास आ गया, डेल्टा टी आ गया, या टी मान लीजिए 1 सेकंड, उसको वी वाई में रखेंगे तो आपका कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया 10, ये आपका 20 था। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट। 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट कर दीजिए, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब थीटा कैसे निकालना है आपको, डायग्राम से पता चल रहा होगा आपको, वी वाई बाई वी एक्स। तो वी वाई बाई वी एक्स 10/20, 10 इनवर्स करेंगे इसका तो करीबन इतना एंगल आ गया। तो जब हमने स्टोन को, पत्थर को ड्रॉप किया ट्रक से, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें काम कर रहा है, क्योंकि एक बार आपने जब गिरा दिया तब इसका ट्रक से कोई लेना देना नहीं होगा। अब केवल पत्थर की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे काम करना बंद कर देगा क्योंकि ट्रक से गिर चुका है, 0 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ग्रेविटी पे काम कर रहा है तो एक्सेलरेशन इसका होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये नीचे की तरफ काम करेगा। एक बॉब है जिसका मास दिया हुआ है 0.1 kg। ये सीलिंग से लटका हुआ है और स्ट्रिंग की लेंथ है 2 मीटर, यानी कि कुछ इस तरीके से ये बॉब है और इसका मास दिया हुआ है और ये लेंथ भी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 2 मीटर है। ये ऑसिलेशन में गया, यानी कि इस पोजीशन तक जाएगा, रुकेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा।
द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकेंड। ये मीन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। यहाँ पर इस बीच में इसको मीन पोजीशन कहते हैं। व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने इसको कट किया तब क्या होगा, और यहाँ पर कट किया तब क्या होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर ये वापस ग्रेविटी के कारण यहाँ पर वापस आता है, फिर यहाँ तक जाता है। यानी कि ये दोनों कंडीशन में, ये दोनों सिचुएशन में, एक्सट्रीम पोजीशन में इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। यदि आप इस जगह पे इसको काट करें तो फिर ये नीचे की तरफ गिर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। और अगर इस मीन पोजीशन की बात करें तो वेलोसिटी इसकी यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड है। अब अगर मैं इसको पूरा सर्कुलर पूरा कर दूंगी करके, तो आप देखेंगे कि इसका जो डायरेक्शन होगा इस समय टेंजेंशियल होगा, मतलब सर्कल के इस टेंजेंट डायरेक्शन में होगा। यदि आप यहाँ पर कट करते हैं मेन पोजीशन में, तो क्योंकि ये यहाँ मूव कर रहा है तो इस तरीके से जाके ये गिरेगा, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल पाथ लेगा। और इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि जब ये इधर मूव कर रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी आपको दी गई है वो इसके पास होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ लेगा। यहाँ पर भी क्योंकि ये है तो इसका भी मूवमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। एक बंदा है जो मास जिसका 70 kg है। अब ये वेइंग स्केल पे खड़े हैं, एक लिफ्ट है जो मूव कर रही है, यानी कि इस तरीके से एक लिफ्ट है और साहब यहाँ खड़े हुए हैं। अब आपको बताना है जब अपवर्ड जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड जाएगी, ये लिफ्ट की बात हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अपवर्ड जाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और रीडिंग क्या होगी ऑन द स्केल इन ईच केस, क्योंकि ये यहाँ पर एक वेइंग स्केल पे खड़े हुए हैं, 70 kg के हैं। और एक और है इसमें, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल्ड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक समस्या अगर आ गई और ये लिफ्ट जो है फ्रीली नीचे की तरफ गिर रही है, तब क्या होगा रीडिंग लिफ्ट मैकेनिज्म का, मतलब रीडिंग क्या होगी अगर लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो जाता है। तो एक एक करके देखते हैं इसको। मास जो दिया हुआ है आदमी का वो 70 kg है, और क्योंकि पहली कंडीशन में ये वाले में यूनिफॉर्म स्पीड है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो अगर ये इनका यू mg लग रहा है, एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा जिसको हम r मान लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट होगा mg के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये r माइनस mg ma के बराबर होगा। ma जो है वो नेट फोर्स लग रहा है, हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और नेट फोर्स कितना लग रहा है r माइनस mg, तो इसी को हम r माइनस mg के बराबर कर दे रहे हैं। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो अगर इस सिनेरियो में हमको यहाँ एक्सेलरेशन 0 करना पड़ेगा, तो mg को इस तरफ करेंगे, r इक्वल टू mg हो गया, m कितना है 70 और g है ग्रेविटी 10, तो 700 न्यूटन हो गया। तो वेइंग स्केल में कितना आएगा जो वेट, आप इस 700 को ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 700 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 70 kg आएगा। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं यहाँ से, मास तो 70 kg रहेगा और एक्सेलरेशन अब जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है इस तरीके से। अब अगेन सेम सिनेरियो हम लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, रिएक्शन फोर्स mg और साथ में ये रिएक्शन फोर्स, और mg आपके किसके बराबर होगा, ma के बराबर। ध्यान रखिएगा कि ये बॉडी लिफ्ट भी नीचे जा रही है और आदमी भी नीचे जा रहा है, इसलिए हमने r और mg को जोड़ा है, तो r प्लस mg क्या हो जाएगा आपका ma के बराबर। mg को इस तरफ ले आइए, mg माइनस ए हो जाएगा, r इक्वल टू mg माइनस ए। 10 ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन 5 दिया हुआ है, तो 70 इंटू 5 यानी कि 350 न्यूटन आ जाएगा। इसको g से डिवाइड करेंगे 10 से, तो 35 kg इनका वेट दिखाई देगा। अब ये लिफ्ट जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो अब यहाँ सिनेरियो, क्योंकि ये ऊपर जा रही है
वेट नीचे की तरफ लग रहा है लेकिन ये रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ हो रहा है। तो आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, जो हमने पहले शुरुआत की थी, बातचीत जब शुरू की थी हमने इस सवाल के लिए, तो एम जी प्लस है यानी कि 10 + 5, ग्रेविटी 10 है, एक्सिलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, आपके जो पिछला था उसके अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर 10 + 5 कर देंगे, 70 × 15 यानी कि 1050 न्यूटन, और जी यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे तो 105 kg आएगा। अगर लिफ्ट अब किसी कारण से कोई नुकसान या कोई समस्या आ जाती है और ये कट जाता है, कुछ फेल हो जाता है, तो ये फ्रीली गिरेगी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रेविटी के बराबर। लेकिन जब ये नीचे जा रही होगी तो हम देखिए, हमने नीचे के लिए क्या लिया था, जब ये नीचे जा रही थी, नॉर्मल नीचे जा रही थी बगैर स्ट्रिंग के कटे हुए, वही यहाँ पर करेंगे आर प्लस एम जी इक्वल टू एम ए। लेकिन इस सिचुएशन में ग्रेविटी और एक्सेलरेशन बराबर हो गए, एम जी को इस तरफ कर लीजिए, ग्रेविटी एक्सेलरेशन बराबर हो गए, इसका मतलब जी और ए बराबर है, तो एम इंटू जी माइनस जी यानी कि 0 हो गया। तो आप देखेंगे कि अगर ये फ्री फॉल होगा, अगर ये किसी कारणवश ऐसा हो जाता है, तो जो वेट स्केल यहाँ रखी है उसमें 0 दिखाई देगा, यानी कि अगर मैं 0 को ग्रेविटी से डिवाइड करूँ जैसे हमने यहाँ किया, 0 kg आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आदमी है उसको वेटलेसनेस फील होगी। इस फिगर में आपके पास xt ग्राफ है, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ है, पार्टिकल है, मास 4 kg दिया हुआ है इसका। आपको बताना है फोर्स जब टाइम 0 से कम हो, जब टाइम 4 से ज़्यादा हो, और 0 से 4 के बीच में हो, यानी कि आपको 0 4, 0 से कम, 0 से 4 और 4 के बाद, ये बताना है। साथ में आपको इम्पल्स बताना है t = 0 पे, t = 4 पे, 1 डायमेंशन मोशन लेना है यहाँ पे। बहुत ध्यान से देखिएगा, xt ग्राफ ये है, यानी कि 0 से लेकर 4 तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिख रही है आपको। क्यों? क्योंकि ये 3 जो भी आप यूनिट ले, 0 मतलब 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद देखिए आप, ये मतलब कुछ स्लोप है इसमें, यहाँ पर स्लोप नहीं है, यानी कि इसके बाद 4 के बाद ये इसी डिस्टेंस पे रहता है, यानी कि कुछ रेस्ट पे दिख रहा है। तो अगर आप इस t < 0 को देखें यहाँ से इससे कम पे, तो जो पार्टिकल की पोजीशन है वो टाइम एक्सिस के साथ ही है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब जरा 4 के ऊपर निकलते हैं। अब देखिए, जो ये वाला ग्राफ है, ये बता रहा है जो पोजीशन है पार्टिकल की वो पैरेलल है टाइम एक्सिस से, ये और ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब 3 मीटर पे आके ये रुक गया है, मतलब 3 मीटर पे आके ये रेस्ट पे आ गया है। इसका मतलब कोई फोर्स इस पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी ये बात हो गई। अब जरा इनके और इनके बीच में लेते हैं, 0 और 4 के बीच में लेते हैं। इसमें एक कांस्टेंट स्लोप दिख रहा है आपको, यानी कि एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम dx/dt लेंगे वो वेलोसिटी होता है, स्लोप इसका देखिए, और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और एक्सेलरेशन होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। ओके, तो इस तरीके से अब फोर्स जो है यहाँ पर है वो भी 0 होगा, तीनों ही कंडीशन में फोर्स आपको 0 मिल रहा है। अब जो अगली चीज पूछी गई है, इम्पल्स पूछा गया है t = 0 पे और t = 4 पे। तो ये इम्पल्स क्या होगा t = 0 और t = 4 पे, इसको देखेंगे जरा। इम्पल्स निकालने के लिए हम जानते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इंटू टाइम, या इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम भी होता है। चेंज ऑफ मोमेंटम को ही इम्पल्स कहते हैं, यानी m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास है पार्टिकल का 4 kg, टाइम t = 0 पे, टाइम जब 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी पार्टिकल की, वो आपको यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जिसमें मैंने बताया v होता है dx/dt,
एक्स बाई टी, ये तो तब आता है जब डेल्टा टी आप बहुत कम लेते हैं। एक्स कितना है इसमें 3, टी कितना है 4, एक्स ये है 3 और वाई है मतलब जो टाइम है वो 4 है, तो 3/4 वेलोसिटी हो गई इसकी। चलिए रख देते हैं कि करके, मास को बाहर ले लीजिए, v माइनस यू करिए, v आपके पास ये है, u आपके पास ये है, दोनों को रखिए, 4 × 3/4 माइनस 0 यानी कि 3 kg मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं t = 4 सेकेंड पे। t = 4 सेकेंड पे क्या हो गया, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि अभी ये रेस्ट पे आ गया। इनिशियल वेलोसिटी हमने 3/4 निकाला, ये फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसी फॉर्मूले में बिल्कुल सेम जो हमने फॉर्मूला लिया, बिल्कुल ये वाला, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू रख लेते हैं, 4 0 माइनस 3/4, इस बार ये 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4 तो कैंसिल हो जाएगा जैसे यहाँ हुआ था, -3 kg मीटर पर सेकेंड। दो बॉडी है, मास 10 kg दिया हुआ है, 20 kg दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी गई है, केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये एक स्ट्रिंग के जो 2 एंड्स हैं उस पे बांधी गई। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 600 न्यूटन का अप्लाई किया गया ए पे, ए और बी, ये जो है ये डायरेक्शन जो है इसका बी जब अप्लाई किया गया तो ये डायरेक्शन स्ट्रिंग के अलाउंग है, इस तरीके से अगर ये बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग के अलाउंग है। आपको बताना है कि टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में हर ये दोनों केसेस में। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको दिया हुआ है 600 न्यूटन, ए पहले बॉडी का मास दिया हुआ है यानी कि इसका m1 दिया हुआ है आपको 10, ये है m2, ये दिया हुआ है आपको 20, टोटल मास क्या हो गया सिस्टम का 10 + 20 यानी कि 30 kg हो गया। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो पहले कंडीशन में यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। फोर्स × मास × एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे। 600 आपका फोर्स लग रहा है, 30 मास है पूरे सिस्टम का यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब फोर्स अप्लाई हुआ बॉडी ए पे, यानी कि हमारे पास बॉडी बी है, ये ए है, जब हमने ए पे अप्लाई किया, इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया, तो हमारी इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ए का बता रहा हूँ आपको, ये ए है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये टेंशन आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो F - T यही तो इसका ma होगा, है ना, m यहाँ पर क्या लेंगे, इस a का लेंगे, तो F - T हो गया आपका ma। अब t निकालना है तो f को इधर कर दीजिए या m1 को इधर कर दीजिए, t को इधर कर दीजिए, तो t = F - m1 ही हो जाएगा। m आप यहाँ पर 10 लेंगे क्योंकि a के बारे में बात हो रही है, और एक्सेलरेशन अभी आपने 20 निकाल लिया था, तो इसको रखेंगे 400 न्यूटन आएगा। अब अगर फोर्स आपने लगाया बी पे, सिमिलर सिनेरियो बन रहा है, ये एफ है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं, ये एफ है, ये टी है, और अब ये जो बॉडी हो गई बी, इसका वेट है 20, तो ये एफ - टी विल बी = अब इसके m2a हो जाएगा, जैसे ये m1a था ये m2a हो जाएगा। तो इसी तरीके से रीअरेंज करेंगे, टेंशन आ जाएगा आपका 600 माइनस, अब मास यहाँ पर 20 लेंगे, एक्सेलरेशन आपका 20 यानी कि 200 न्यूटन आ गया। दो मासेस हैं 8 kg और 12 kg। अब ये कनेक्ट किए गए एक इन एक्सटेंसिबल यानी कि जो खींच नहीं सकती ऐसी स्ट्रिंग के एंड में इस तरीके से आपने बांधा है इसको, लेकिन ये एक फ्रिक्शनलेस पुली पे जा रहा है, यानी कि एक ऐसी पुली होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक्सेलरेशन निकालना है मासेस का और टेंशन निकाला है स्ट्रिंग का जब आपने मास को रिलीज किया। ये एक पुली है इस तरीके से, यहाँ पर एक और यहाँ पर दो, मतलब जैसे यहाँ दिया हुआ ये 8 kg यहाँ पर बंधा हुआ है और इस जगह पे 12 kg। अब पूरा सिस्टम इस तरीके से हो गया, दो मासेस है, आपके पास एक पुली है, इसको इस तरीके से दिखाया जा सकता है। m1 इसमें 8 kg है, m2 आपका 12 kg। टेंशन T इस तरफ लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन इसका कहाँ किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, और इसके लिए एक्सेलरेशन होगा डाउन नीचे की तरफ। तो अब जो मास m2 है, आप देखिए 12 kg हैवी है, तो 12 kg नीचे आएगा, 8 kg ऊपर की तरफ चले जाएगा।
तो ये एक्सीलरेशन ए से नीचे आएगा, उसी एक्सीलरेशन से 8 ऊपर जाएगा। फिर से मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ। ये 12 है, ये 8 है। ये आपका ये मास m1 हम 8 kg ले लेते हैं, ये m1 है, ये m2 है। जैसे आपने देखा ये टेंशन इस तरीके से लग रहा है। तो क्योंकि मास m2 नीचे की तरफ आ रहा है, m1 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखें तो पहले मास के लिए, इसके लिए जो t यहाँ लग रहा है और इसका जो m1g लग रहा है, तो t माइनस m1g यही ma के बराबर होगा। और इस केस में क्या होगा, ये mg t। अब देखिए यहाँ पर टेंशन क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए t माइनस m1g लिया। क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए मतलब ये फिर वेट ज़्यादा है, मतलब mg ज़्यादा है t से, तो mg माइनस t होगा m2a के बराबर, या मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर। ठीक है, तो अब इसको हम कंबाइन कर देते हैं इन दोनों को, और ये इसको हम ma कर देंगे, इसको ये ma होगा। क्यों? क्योंकि टोटल मास हम लेंगे m1 प्लस m2। अब इसमें जब इसको हम कंबाइन करेंगे इस इक्वेशन को, तो m2 माइनस m1 इंटू जी, m1 प्लस m2 a के बराबर आएगा। राइट, इसको आप m1 कर दीजिए, इसको m2 कर दीजिए। राइट, ये m1 होगा, ये m2 होगा, क्योंकि इस फ्री बॉडी डायग्राम में मास 1 आएगा, इस फ्री बॉडी डायग्राम में मास m2 आएगा, तो इसलिए इसको रीअरेंज करेंगे। बेसिकली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आ जाएगा दोनों इक्वेशन को। एक्सीलरेशन निकालने के लिए तो रीअरेंज करेंगे, और m2 m1 हमें पता है, एक 8 है, एक आपका 12 है। 8 और 12 को जोड़िए, ग्रेविटी 10 से मल्टीप्लाई करिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्सीलरेशन आपका आ गया 2। अब 2 को आप इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। जैसे हमने t रखा, ये एक्सीलरेशन रखा, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई। टेंशन निकालने के लिए m2g के ले जाएंगे, रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 आएगा इंटू जी। थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा आपको। m1 m2 रख देंगे, एक 8 है, एक 12 है, यहाँ वैल्यूज रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 96 न्यूटन आएगा। एक न्यूक्लियस रेस्ट पे है, लेबोरेटरी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया गया है। आपको बताना है यदि ये डिसइंटीग्रेट होता है दो छोटे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई में, तो जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे इस तरीके से। आप m1 m2 ये तो वो होंगे जो बन के निकले हैं। m हम पेरेंट लेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, m को हम मास ले लेते हैं पेरेंट न्यूक्लियस का, और m1 और m2 हम मास ले लेते हैं आपके जो डॉटर न्यूक्लियाई है। अभी फिलहाल रेस्ट पे है जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम आपका पेरेंट न्यूक्लियस का 0 है। अब आप कह रहे हैं कि v1 और v2, क्योंकि जब ये डिसइंटीग्रेट हुए तो एक m1 वेलोसिटी v1 से जाएगा और m2 वेलोसिटी v2 से जाएगा। v1 वेलोसिटी m1 की और v2 वेलोसिटी दूसरे की, यानी कि एक ऐसा पार्ट था जो दो भाग में टूट गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया। हमको बताना है कि अपोजिट है, ये बताएंगे अभी। तो अब ये जो था इसका तो mv था, लेकिन वेलोसिटी 0 है तो ये हट गया, अब दो बन गए। अब इसकी वेलोसिटी है m1 v1, इसकी वेलोसिटी है m2 v2, मतलब मोमेंटम। अब टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका m1 v1 प्लस m2 v2। और हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये है कि हमेशा मोमेंटम प्रिजर्व रहता है। तो इनिशियल मोमेंटम था 0 इसका, जब एक ही न्यूक्लियस था, दो भाग में टूट गया, तो m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि m2 v2 n2 बराबर हो गए। इसका मतलब m1 v1 को इधर ले आइए, आप v1 निकालना चाहें तो माइनस m2 m1 बाय v2। अब ये नेगेटिव साइड क्या बता रहा है, नेगेटिव साइड बता रहा है कि जो न्यूक्लियस है ये वाकई में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दो बिलियर्ड बॉल्स है, सबका जो मास है, बिलियर्ड बॉल्स का आमतौर पर मास सेम होता है, मास 0.05 kg है। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इनका स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। अभी टकराते हैं, तो ये बॉल
इस तरीके से है, ये इस तरफ आई, ये इस तरफ आई, फिर ये टकरा गई और उसके बाद टकराने पे ऐसा टकराए और उसके बाद फिर ये इस रास्ते, ये इस रास्ते। व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू अदर? इम्पल्स एक के द्वारा दूसरे पे क्या मिलेगा? तो मास आपको दिया हुआ है 0.05 kg, यहाँ से लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी बताई गई है 6 मीटर पर सेकेंड। अब जो मैग्नीट्यूड है इनिशियल मोमेंटम का, आप m इंटू वी यानी कि 0.05 इंटू 6 कर लीजिए, ये आपका 0.3 kg मीटर पर सेकेंड आ जाए। अब हो क्या रहा है कि टकराने के बाद ये अपनी डायरेक्शन तो चेंज कर ले रहे हैं, इधर चला गया, ये इधर चला गया, लेकिन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इन्होंने कहा कि सेम है, सेम स्पीड बताया गया। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? बस इसका अपोजिट है ना, -0.3। इनिशियल मोमेंटम अगर ये है, फाइनल बताया कि सेम स्पीड है, तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। पहले ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, फिर अपोजिट चल जाएगी, तो -0.3 हो जाएगा। अब इम्पल्स कितना मिला? रेट जो चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल है आपका 0.3, ये लेंगे, और पी इनिशियल आप ये लेंगे 0.3, -0.3 माइनस 0.3, तो 0.6 हो जाएगा, -0.6। ये आपका इम्पल्स होगा। और जो नेगेटिव डायरेक्शन ये बता रहा है कि जो इम्पल्स दिया गया वो अपोजिट डायरेक्शन में यह मिला। एक शेल है जिसका मास दिया हुआ है, ये फायर किया गया है गन से जिसका मास है 100 kg। यदि जो मजर स्पीड है शेल की, जब मजर मतलब होता है जब बंदूक की नली से या रिवॉल्वर की नली से जब निकलती है गोली, तो उसकी स्पीड क्या है? 80 मीटर पर सेकेंड। अब ये रिकॉइल क्या होगा? क्योंकि जब आप गोली चलाएंगे तो उस गोली के निकलते ही एक रिकॉइल होगा, यानी कि आप हाथ में एक झटका महसूस करेंगे, वो बताना है। तो मास गन का दिया हुआ है 100 kg, मास शेल का दिया है 0.02 kg, मजर स्पीड दी हुई है। रिकॉइल स्पीड के बारे में पता नहीं, अभी उसको भी मान लेते हैं। जो गन है और शेल है इनिशियली वो रेस्ट पे है, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? v। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? गोली इस तरफ जा रही है, रिकॉइल इस तरफ जाएगा, m इंटू स्मॉल v माइनस m इंटू कैपिटल v। नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि रिकॉइल अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अब हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है? फाइनल मोमेंटम हमेशा इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है, यानी m इंटू वी माइनस m कैपिटल M v। तो ये चीज़ 0 के बराबर रहेगी। तो इससे हम इसको इधर कर लें, v कैपिटल V निकाल लें, हमारे पास ये 0.020 है, ये 80 है, और ये आपका टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मतलब टोटल मास है किसका? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैपिटल M की बात कर रहे हैं, यानी कि 100 kg के बारे में बात कर रहे हैं। और क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा अपने इसमें रखें, इसलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस यूनिट में रखें, 0.016 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक बैट्समैन साहब है, वो डिफ्लेक्ट करते हैं एक बॉल को, एंगल बताया गया है 45 डिग्री, लेकिन जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहती है। क्या इम्पल्स इस बॉल को मिलेगा? इम्पार्ट कितना किया जाएगा? मास आपको बताया गया है बॉल का है 0.15 kg। तो कुछ इस तरीके से समझिए कि ये आपका O, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है बैट की। जो AO आपको लाइन दिख रही है, ये वो लाइन है जिसके अलोंग बॉल बैट की तरफ आती है, ये आप देख रहे हैं डायरेक्शन। उसके बाद जो वेलोसिटी है वो U है, और O भी डायरेक्शन, ये वाला जो डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं वो वाला डायरेक्शन है जिसमें डिफ्लेक्शन होता है। और ये पूरा एंगल A, O और B ये बताया गया है कुल मिला के यहां से यहां तक 45 डिग्री। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? देखिए, अगर इस थीटा को मानेंगे आप, अगर ये डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है, तो क्या एंगल होगा? ये आपका कॉस कंपोनेंट होगा, यानी कि mu cos थीटा। ये आपका mu cos थीटा है। कभी भी समझिए कि एक इस लाइन में एक आपका कॉस कंपोनेंट होता है mu cos थीटा, ये है mu sin थीटा। mu आपका मोमेंटम है, m इंटू यू मोमेंटम हो गया, और इसका कॉस कंपोनेंट ये हो गया cos थीटा, और ये आपका sin थीटा। तो अगर आप ये वैल्यू रखें
m इंटू यू, अच्छा 54 है दिया हुआ है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डायरेक्ट ये मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। और कॉस 22.5 ये आपको देखना पड़ेगा टेबल में, ये आपका एंगल आ जाएगा करीब 22.5 ये वैल्यू आएगी। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको यहीं रहने देते, ये अलोंग एनओ है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से, इस डायरेक्शन में है। अब हम बात करें बीओ, लेकिन अब यहां पर डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका मतलब जो हम इस कॉस के बारे में बात कर रहे थे, कॉस थीटा, इसके लिए भी यही कॉस होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर ये एम यू कॉस थीटा है तो फाइनल मोमेंटम जो बॉल का होगा वो एम यू कॉस थीटा होगा, लेकिन अलोंग ओ एन रहेगा, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगा। जो पुश जो पहला था वो इस डायरेक्शन में था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बॉल इस तरफ आ रही है तो इस डायरेक्शन में, बॉल इस तरफ जा रही है तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि बॉल उस तरफ जा रही है, बैट से लग गई है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पी एफ माइनस, मतलब पी आई माइनस पी यू, यानी कि एम यू कॉस थीटा ये वाला, और माइनस ऑफ, मतलब इनिशियल और फाइनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन फाइनल तो आपका माइनस एम यू कॉस थीटा देना पड़ेगा, क्योंकि एक का डायरेक्शन पहले अगर ये था और दूसरे का डायरेक्शन ये है, तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो इसको माइनस देना पड़ेगा, और माइनस तो खैर चेंज के लिए आता ही है। ये माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा, यानी कि ये कुल मिला के 2mu cos थीटा हो जाएगा। अब ये जो चीज आई है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये पूरी चीज को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 4.16 किलोग्राम पर मीटर आ जाएगा। एक पत्थर है जिसका मास 0.25 kg है, उसको टाई किया गया स्ट्रिंग के एंड में और उसको घुमाया गया सर्कल में, जिसका रेडियस 1.5 मीटर दिया हुआ है और स्पीड दिया है 40 रेवोल्यूशन पर मिनट एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में, और साथ में बताना है कि क्या मैक्सिमम स्पीड होगी जिससे स्टोन को, पत्थर को घुमाया जाए। जो मैक्सिमम टेंशन है उस स्ट्रिंग का जो होल्ड कर सकती है या उसका थ्रेशोल्ड है वो 200 न्यूटन दिया हुआ है। तो मास आपको दिया हुआ है 0.25, रेडियस आपको दिया 1.5, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड यानी कि 40 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, तो सेकंड के लिए निकालेंगे तो मिनट की जगह सेकंड कर देंगे। आप जानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 40/60 कर दिया हमने, तो 2/3 RPS आ गया, रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब हम जानते हैं कि जब ये सर्कल में घूम रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी जो v/r होती है, v = r ओमेगा होता है, तो ओमेगा = v/r, यानी कि ये होती है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी n। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है स्टोन का वो कौन दे रहा है, वो टेंशन T स्ट्रिंग दे रहा है। टेंशन T ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। T आप जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वह mv²/r होता है। अब v²/r इसकी जगह यहाँ पर अगर हम रखें तो इसकी जगह हम v = r² ओमेगा² कर सकते हैं, r कैंसिल हो जाएगा तो mr ओमेगा² आ गया। ओमेगा की जगह आप 2π फ्रीक्वेंसी रख दें, जो ये ओमेगा हमने यहाँ निकाला, तो 0.25 इंटू 1.5, मतलब वैल्यूज रख रहे हैं 2 इंटू 3.14, और n की जगह हमने 2/3 RPS निकाला था, ये आपका 6.57 न्यूटन आ गया। जो मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग विद होल्ड कर सकती है वो है 200 न्यूटन। अब टी मैक्स निकालेंगे, टी मैक्स क्या होगा, mv² max/r, बिल्कुल यही चीज़ कर लेंगे, यहाँ टी मैक्स रख देंगे बस। अब v² max निकालना है तो r को ऊपर ले जाइए, m को नीचे ले जाइए, बाकी अंडर रूट कर दीजिए, यानी कि टी मैक्स इंटू r/m। अब टेंशन आपको 200 दिया हुआ है मैक्सिमम, 1.5 इसकी खैर r दी हुई है रेडियस, और 0.25 आपके पास है मास, तो अंडर रूट निकालेंगे तो 34.64, यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो स्टोन की है 34.64 आ जाएगी। पिछले डिस्कशन में जो स्पीड है स्टोन की उसको इंक्रीज किया गया जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है, और उसके बाद बनी बात है कि जो रस्सी है वो टूट या धागा टूट जाएगा। अब जो ट्रेजेक्टरी बनेगी पत्थर की उसके बाद क्या होगी, मतलब ये है कि ये घूम रहा है और जैसे आपने स्ट्रिंग काट दी वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो उत्तर है इसका टेंजेंशियली, जैसे मैंने आपको बना के भी दिखाया। जब स्ट्रिंग टूटेगी तो स्टोन ये डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल है, उस डायरेक्शन में मूव करेगा। पहले लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम जानते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का है वो टेंजेंशियल होता है, यानी सर्कल के टेंजेंट पे होता है इस तरीके से, और उस समय पाथ इस इंस्टेंट पे जब काटा गया तो इसका टेंजेंशियल पाथ था, तो उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगी।
आपको बताना है कि एक एक करके देखते हैं। अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। अगर मतलब एक घोड़े की बात हो रही है, वो कार्ट को नहीं खींच पा रहे। तो अगर किसी भी कार्ट या किसी भी चीज को अगर खींचना हो तो घोड़ा करता क्या है, वो ग्राउंड पे अपना अपना पैर जमाता है और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो ग्राउंड है वो भी तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन दे रहा है उसके उसके फीट पे, उसके पैरों पे। अब यही रिएक्शन इसको आगे बढ़ने में कामयाब करता है। अब कोई एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर कोई रिएक्शन फोर्स है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हॉर्स या घोड़ा इसको पुल नहीं कर पाएगा। अब अगला ये देखते हैं। पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन देयर सीट्स व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। अब ये इस तरीके से बस जा रही है, आप यहाँ बैठे हुए, जैसे ही रुकेगी आप आगे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक इनर्शिया में हैं। जब एक बस एकदम से रुकती है तो हमारा या पैसेंजर का जो लोअर पोर्शन है, जो सीट के साथ जुड़ा हुआ है, सीट पे बैठे हुए हैं, वो एकदम से रेस्ट पे आ जाता है। लेकिन हमारा जो ऊपर का पोर्शन है बॉडी का, वो तो अभी मोशन में है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इनर्शिया बताता है। इसका मतलब आगे की जो बॉडी है वो आपकी आगे की तरफ आएगी, मतलब ऊपर की बॉडी आगे की तरफ आएगी अगर एकदम से बस रुक गई। इट इज इजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन टू पुश इट। लॉन मूवर को खींचना आसान है, उसको पुश करना थोड़ा मुश्किल है। अब देखें, जब आप एक लॉन मूवर को खींचते हैं तो फोर्स एक एंगल थीटा पे लगता है इस पे। अब ये फोर्स मान लीजिए इस तरीके से लग रहा है, इसका आपका एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जैसे ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या करता है, जो इफेक्टिव वेट है, देखिए एम है, वेट यहाँ की तरफ लग रहा है, ये इफेक्टिव वेट इसका कम कर देता है, क्योंकि यहाँ पर एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन जैसे आप पुश करेंगे, जब आप पुश करेंगे तो जो फोर्स होगा, जो एंगल थीटा पे लग रहा है, वो आपका किस तरीके से लग रहा है, जब आप पुश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप पुल करेंगे, पुश कर रहे हैं, ये आपका अगर इस तरीके का एफ है तो एफ साइन थीटा इस तरह से लगेगा और एफ कॉस थीटा इस तरह लगेगा और एफ साइन थीटा इस तरह लगेगा, क्योंकि थीटा आप ये वाला एंगल है, ये थीटा है, तो एफ इस तरीके से देखिए, ये आपका एफ कॉस थीटा हो गया, ये एफ साइन थीटा हो गया, कॉस। इस केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो लग रहा है डायरेक्शन वेट के साथ लग जा रहा है, ये आपका वेट है एमजी, और ये एफ साइन थीटा भी इसी के साथ लग जा रहा है, यानी कि एफ साइन थीटा प्लस एमजी हो रहा है, जो कि इस केस में एफ साइन थीटा माइनस एमजी था। वहां सब्ट्रैक्शन हो रहा था तो वैल्यू कम हो गई, यहाँ एडिशन हो रहा है तो वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब जो इफेक्टिव वेट है मूवर का वो बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि जो पहले केस में हमने देखा, पुल करना आसान है, खींचना आसान है, पुश करना मुश्किल है। अब है अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स व्हाइल होल्डिंग कैच। जब एक क्रिकेटर, मंझा हुआ क्रिकेटर जब बॉल पकड़ता है तो अपना हाथ वो पीछे करता है। तो न्यूटन का अगर हम लॉ देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन है, F इक्वल टू ma, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम भी आता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स आप जो बंदा लगा रहा है उस बॉल को रोकने के लिए, मास है बॉल का मास, और डेल्टा टी वो छोटा सा टाइम है जिसमें वो बॉल को रोकता है। अब देखिए जो इम्पैक्ट है फोर्स का, मैं पहले आपको बता दूं, जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से। अब जो इम्पैक्ट है फोर्स का वो पूरी तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम से, तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम से। इसका मतलब ये है कि अगर जितना समय ज़्यादा वो रखेगा अपने हाथों में, उतना कम फोर्स लगेगा उसको, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक हाथ में रखता है। जितना ज़्यादा रखेगा उतना कम फोर्स लगेगा, तो ज़्यादा देर तक हाथ में रखता है, तो इसलिए कम फोर्स लगता है इसको, और जो हाथ में चोट लगने की संभावना है वो कम हो जाती है।
तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।